इंसान अपनी लालच के बसीभूत इस कदर पागल हो जाता है, उसे लगने लगता है कि जो भी तू कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन उसे अंदाज़ा इस बात का तब लगता है, तब रिजल्ट उसके विपरीत आता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक व्यक्ति लालच के बसीभूत होकर इस कदर पागल हो जाता है और उसके पागलपन की वजह से दो लोग हमेशा हमेशा के लिए इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं और एक 2.5 साल का बच्चा पीछे चीखता बिलखता इस जहां में अकेला रह जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है श्री गंगानगर और इसी का एक साधु थाना क्षेत्र है। ये साधु थाना क्षेत्र की 4 मार्च 2017 की घटना है। रात को करीब 1 बजे जो वहाँ के SI होते हैं सुरेश कसवा, उनके पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन पर यही कहा जाता है कि साहब, मेरे दोस्त को गुंडों ने पकड़ लिया है, उसका पूरा परिवार उसके साथ है, उन्हें आप जल्दी से बचा लीजिए। इस पर जो SI होते हैं उससे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है। वो बताता है कि साहब, मेरा यूनिस नाम है और इस लोकेशन पर मेरा दोस्त है। अब पुलिस एकदम से ही हरकत में आती है और अपनी एक टीम लेकर उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है। लगभग रात को 1:30 बजे उस लोकेशन पर पहुंचती है। जैसे ही लोकेशन पर पहुंचा जाता है तो एक सरसों के खेत से एक व्यक्ति भागा हुआ पुलिस के पास पहुंचता है। जब पुलिस उसे अपने पास बिठाती है, उससे पूछताछ करती है तो बताता है कि साहब, मेरे बच्चे और मेरी सास मेरी गाड़ी में थे, लेकिन गुंडों ने हम पर हमला कर दिया। अब पता नहीं मेरे बच्चे और मेरी सास का क्या हाल होगा। अब पुलिस एकदम से आगे का रुख करती है तो आगे देखती है कि गाड़ी खड़ी हुई है और गाड़ी की पिछली सीट पर एक महिला लेटी हुई है। जब पुलिस छानबीन करती है और उस महिला की जांच पड़ताल करती है तो देखने में लगता है कि इस महिला की मौत हो चुकी है। जैसे ही अगली सीट पर देखा जाता है तो अगली सीट पर एक 2.5 साल का छोटा सा मासूम बच्चा जो गुमसुम बैठा हुआ है। अब पुलिस के साथ साथ जो व्यक्ति होता है वो भी ये पूरा वाकया देखता है, उसके हाथ से भी खून बह रहे होते हैं और ये पूरा मामला देखने के बाद वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। अब पुलिस ही तुरंत एक्शन मोड में आती है और उस व्यक्ति को नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराती है और महिला की डेड बॉडी होती है उसे अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस और भी छानबीन में लगती है। जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ा जाता है, लगभग 200 मीटर आगे जाया जाता है तो वहाँ पर देखने में मिलता है एक महिला जिसकी उम्र लगभग 45 से 46 साल है, वो भी मृत अवस्था में पड़ी हुई है। पुलिस आनन फानन में ही उस महिला को उठाती है, उसे भी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद जैसे ही अगली सुबह होती है, पुलिस एकदम से हॉस्पिटल का रुख करती है और उस व्यक्ति के पास पहुंच जाया जाता है जो व्यक्ति रात को उन्हें ऐसी हालत में मिलता है। जब उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है तो व्यक्ति कहने लगता है कि साहब, मेरी सास का क्या हुआ, मेरी सास भी इसी गाड़ी के अंदर थी। उस पर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी सास को भी मारकर वहीं पर फेंक दिया गया है। अब वो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगता है और कहने लगता है कि मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया है। पुलिस जब उससे गहराई से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि साहब, मैं अपने बेटे का मुंडन कराने के लिए यहाँ से लेकर जा रहा था। मेरे साथ में मेरी सास और मेरी पत्नी और मेरा 2.5 साल का बेटा था। अचानक ही रास्ते में 2 बाइक सवार आ जाते हैं और बाइक सवार हमारी गाड़ी को रुकवा लेते हैं। जो मेरी सास होती है वो गाड़ी को रुकवा लेती है और उन व्यक्तियों को जानती है, मेरे से कहती है कि ये भी सालासर बालाजी जाना चाहते हैं, इन्हें भी गाड़ी में बिठा लो। फिर हम उनको भी गाड़ी में बिठा लेते हैं। उसके बाद वो दोनों व्यक्ति मेरे ऊपर और मेरी पत्नी के ऊपर हमला कर देते हैं और जैसे ही मैं गाड़ी रोकता हूं और मैं भागकर अपने आप को सरसों के खेत में छुपा लेता हूं। उस व्यक्ति से पूछने लगती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है? तो व्यक्ति कहने लगता है कि साहब, शक नहीं, मुझे यकीन है कि मुझे मरवाने में मेरी सास का बहुत बड़ा हाथ है। अब पुलिस का दिमाग भी ठनक जाता है कि अगर सास का इसको मरवाने में हाथ था तो सास को किस लिए मार दिया गया। वो व्यक्ति बताता है कि साहब, मेरी सास मेरी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती थी, इसलिए इसने पहले भी मेरे ऊपर हमला कराया था।
अब ये बात जब पुलिस सुनती है तो पुलिस को यकीन नहीं होता, कहीं ना कहीं लगता है कि जसवंत कुछ ना कुछ छुपा रहा है। पुलिस वहाँ से चली जाती है और अपनी छानबीन में लग जाती है। इन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट से साफ खुलासा होता है कि इनकी तेज़धार हथियार इनके ऊपर चलाने की वजह से इन दोनों की मौत हो गई है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इनको मारने वाला कौन है। अगर सास ने ऐसा सब किया है तो फिर सासले दिन पुलिस फिर दोबारा से हॉस्पिटल का रुख करती है और जसवंत से एक प्लान के तहत बातचीत करने लगती है और कहने लगती है कि जसवंत, हमें खतरा है, कहीं वो व्यक्ति दोबारा तुम पर हमला नहीं कर दे, इसलिए हम पुलिस तुम्हारे यहाँ पर छोड़ कर जा रहे हैं। ये पुलिस के 2 कांस्टेबल तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस पर जसवंत मुस्कुराने लगता है। अब पुलिस उसकी मुस्कुराहट को देखकर एकदम से चौंक जाती है। इसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, इसकी सास की मौत हो चुकी है, लेकिन ये मुस्कुरा रहा है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज हो सकता है। उसके लिए जसवंत को वो अपनी गिरफ्त में लेते हैं और गिरफ्त में लेने के बाद जब अपनी सख्ती के साथ अपने रवैये से जसवंत से पूछताछ की जाती है तो जसवंत थोड़ी देर में ही टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। जसवंत बताने लगता है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता का देहांत हो जाता है और माता पिता के मरने के बाद मैं घर पर अकेला रह जाता हूं। मेरे पास 28 बीघे ज़मीन होती है। मैं बीएड की पढ़ाई करता हूं और पढ़ाई के साथ साथ अपनी जमींदारी भी किया करता हूं। इधर जो परमेश्वरी होती है, नूरपुरा गांव की रहने वाली, इसको भी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है राजवाला। देखने में तो इतनी खूबसूरत नहीं होती, ना ही ज़्यादा पढ़ी लिखी होती, लेकिन जो परमेश्वरी होती है उस पर 35 बीघा ज़मीन होती है और 35 बीघा ज़मीन होने के बाद वो भी अच्छे से अपने घर परिवार के साथ रहती है, उसका भी अच्छे से कामकाज चल रहा होता है। अब परमेश्वरी को तलाश होती है कि एक अच्छा सा लड़का देखकर अपनी बेटी की शादी कर दी जाए। उसके लिए वो जसवंत को देखती है और जसवंत को देखने के बाद उसे पसंद कर लेती है, लेकिन जब जसवंत राजवाला को देखता है तो देखते ही उसे मना कर देता है कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन जो बिचौलिए होते हैं वो जसवंत को समझाते हैं और उससे कहते हैं कि इसके पास 35 बीघे ज़मीन है, इसकी माँ की ये इकलौती संतान है। यदि शादी इस लड़की के साथ हो जाती है तो ये 35 बीघे ज़मीन तेरी हो जाएगी और ये दहेज में तुझे कार भी देंगे, बहुत सारा दहेज भी दिया जाएगा। इस पर जो जसवंत होता है वो खुश हो जाता है और इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। साल 2012 में इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद ये अच्छे से घर पर रहने लगते हैं। शादी के कुछ दिन बाद ही इन्हें एक लड़का हो जाता है और जसवंत जो बीएड की पढ़ाई कर चुके होते हैं वो भी सरकारी टीचर लग जाते हैं। अब तो घर में खुशियों का माहौल आ जाता है, घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। पत्नी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। जसवंत जो होता है वो गाड़ी को लेकर इधर उधर पार्टियों में जाया करता है, साथ में अपनी पत्नी को भी ले जाया करता है। एक दिन का वाक़या है जब जसवंत अपनी पत्नी को लेकर एक पार्टी में जाता है जो बहुत ही बड़े लोगों की पार्टी होती है। उस पर जब जसवंत की पत्नी राजवाला उन लोगों के बीच में पहुंचती है तो वहां पर अपने आप को ऐसा महसूस करती है कि जैसे मैं किसी और ही जहां में पहुंच चुकी हूं। होता है जसवंत, उसे लगने लगता है कि मेरी पत्नी ने मेरी बेइज्जती करा दी है। उसके बाद से पति अपनी पत्नी से खफा होने लगता है और पति इस कदर बिगड़ जाता है वो कोठों पर जाने लगता है। कोठों पर जाकर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करता है और रोज़ नई औरतों को बदल दिया करता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही पत्नी राजवाला को इस सब के बारे में पता चल जाता है। पत्नी अपने पति के साथ भी काफ़ी लड़ाई करती है, लेकिन पति मानता ही नहीं। उसके बाद पत्नी अपनी माँ को बता देती है। माँ भी उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा धमकाती है, बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद वो मानता ही नहीं और अपने मन में दोनों के खिलाफ एक ऐसी कुंठा पैदा कर लेता है। वो चाहता है कि इन दोनों को क्यों ना अब रास्ते से हटा दिया जाए। उसके लिए वो प्लान बनाने लगता है और प्लान के तहत ही अपने एक दोस्त जिसका नाम फैसल होता है उसके पास जाता है, उससे बातचीत करता है और कहने लगता है कि दोस्त, मुझे इस तरह से मेरी सास और मेरी पत्नी को रास्ते से हटाना है। उसके बाद मैं नई लड़की से शादी कर लूँगा और अपने बेटे के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से रहने लगूंगा। फिर फैसल कहता है कि इस काम को करने के लिए 1.5 लाख रुपए की रकम लगेगी। इस पर जसवंत भी तैयार हो जाता है और जसवंत उसे एडवांस के रूप में 20,000 रुपये दे देता है। इधर जो फैसल होता है वो अपने एक दोस्त हैदर अली को भी अपने साथ ले लेता है और एक दिन प्लान बना लेते हैं
ये प्लान होता है 3 मार्च 2017 को। मार्च 2017 को जसवंत अपनी सास के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि आज हम अपने बेटे का मुंडन कराने के लिए सालासर बालाजी लेकर चल रहे हैं, आपको भी आना होगा। इस पर सास भी तैयार हो जाती है और रात्रि को करीब 8 बजे ये अपने घर से निकल जाते हैं। इधर ये पहले ही अपने दोस्त हैदर को फ़ोन कर देता है कि हम जब भी जंगल में पहुँचें तुरंत ही तुम हम पर हमला कर देना। लगभग रात को 9 बजे जब ये जंगल के बीच में पहुँच जाते हैं तो तुरंत ही इनकी गाड़ी को रोका जाता है और जो पत्नी होती है राजबाला उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया जाता है, उसको वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इधर सास गाड़ी से उतरकर भागने लग जाकर सास को भी तड़पा कर मार दिया जाता है। जो छोटा सा बच्चा होता है वो चुपचाप वहीं बैठा होता है। इधर जो पति होता है जसवंत नेगवाल वो सोचने लगता है कि अब करूं तो क्या करूं। उसी चाकू से अपने हाथ पर थोड़ा सा कट लगाता है और कट लगाने के बाद वो सरसों के खेत के अंदर चला जाता है। इधर वो अपने प्लान के तहत ही अपने एक दोस्त यूनिस खान को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि दोस्त मेरी मदद कर दे, मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ है, मेरे पूरे परिवार को गुंडों ने घेर लिया। अब दोस्त यूनिस खान तुरंत ही SI सुरेश कस्वा को फ़ोन करते हैं और कस्वा साहब तुरंत ही मौके पर पहुंच जाते हैं। रात को 1:30 बजे जब वहां पर पहुंचते हैं तो इस पूरे मामले का खुलासा होता है। दोस्तों जब ये पूरी घटना पुलिस भी सुन रही होती है तो पुलिस के भी एक बार पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उस व्यक्ति से कहने लगती है कि तुमने बहुत बड़े क्राइम को अंजाम दिया है, तुमने बहुत ही सातिर तरीके से इस क्राइम को अंजाम दिया, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि पुलिस भी तुमसे बहुत बड़ी सातिर है। चाहे क्रिमिनल कितने भी सातिर तरीके से क्राइम को अंजाम दे दे लेकिन पुलिस की पैनी नज़रों से वो बच ही नहीं सकता। आज सदा के लिए वो व्यक्ति जेल के अंदर चला जाता है, उसके ऊपर तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन एक बहुत बड़े सवाल की एक मासूम 2.5 साल का बच्चा अनाथ की तरह पूरा जीवन व्यतीत करेगा। ना तो उसकी माँ का साया उसके सर पर है और ना ही उसके पिता का साया उसके सर के ऊपर रह जाएगा और जो उसकी नानी थी उसे भी रास्ते से हटा दिया जाता है। दोस्तों एक लालच भरी जीवन जीने के लिए इस व्यक्ति ने यहाँ पर कितने बड़े क्राइम को अंजाम दे डाला। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों ये घटना हमें सीख भी देकर जाती है। अगर इंसान के अंदर लालच भर जाता है तो वो किसी भी क्राइम को अंजाम दे डालता है। तो दोस्तों अपने आप को ऐसी लालच से बचा कर रखें, ऐसे ख्वाबों से बचा कर रखें जो हमारे जीवन को बिल्कुल नर्क बना देते हैं। दोस्तों आज वो व्यक्ति सोच रहा होगा कि मैं अगर काश ऐसी गलती नहीं करता तो शायद मेरे परिवार के साथ में अच्छे से हंसी खुशी रहता, लेकिन ने इतने बड़े क्राइम को अंजाम देकर आज वो सदा के लिए जेल के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो भी विचार हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।